वाली लेक्चर वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करवाई थी और स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम कंप्लीट कर दिया था। स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम के बाद नेक्स्ट टॉपिक है वीन का नियम या वीन का विस्थापन नियम। बहुत शॉर्ट है, छोटा सा है। वीन के विस्थापन नियम के अनुसार क्या होता है? वीन का विस्थापन नियम देखते हैं। वीन का विस्थापन नियम, वीन के विस्थापन नियम के अनुसार अधिकतम ऊर्जा वाली तरंगदैर्घ्य, अधिकतम ऊर्जा वाली तरंगदैर्घ्य हम लिख रहे हैं LM लैम्डा मैक्सिमम लिख रहे हैं। अधिकतम ऊर्जा वाली तरंगदैर्घ्य का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती। वीन का नियम क्या कहता है? ये वीन के नियम के अनुसार अधिकतम ऊर्जा वाली विकिरण की तरंगदैर्घ्य का मान, जो विकिरण है उस विकिरण की तरंगदैर्घ्य का मान, अधिकतम तरंगदैर्घ्य, अधिकतम ऊर्जा तो निम्नतम तरंगदैर्घ्य मिनिमम, अधिकतम ऊर्जा वाली तरंगदैर्घ्य का मान कृष्णिका के परम ताप के समानुपाती होता है। ऐसा वीन के नियम के अनुसार होता है। अगर हम क्या करें, लैम्डा समानुपातिक चिन्ह हटाएं तो एक स्थान आएगा B अपॉन T। यहाँ B वीन का विस्थापन स्थिरांक है, वीन का विस्थापन स्थिरांक है। B क्या है? परम ताप और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। इसे वीन का विस्थापन स्थिरांक भी कहते हैं। तो B बराबर वीन का विस्थापन स्थिरांक। क्या कर सकते हैं? अगर हमें B की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या कर लेंगे? लैम्डा इंटू T। अगर हमें B की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो तो हम लैम्डा T लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद वीन का जो विस्थापन नियम है यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता, इसमें कुछ टर्म और है। इन्होंने क्या किया? वीन के विस्थापन के नियम में ऊष्मागतिक आधार पर एक समीकरण दिया। ऊष्मागतिक आधार पर समीकरण, एक और टर्म, समीकरण लिखने से पहले यहाँ पर V की वैल्यू थी। V की वैल्यू होती है, V बराबर होती है 2.93 इंटू 10⁻³ mK। 2.93 इंटू 10⁻⁴ mK ये वीन का विस्थापन स्थिरांक की वैल्यू होती है। अब वीन ने क्या किया? वीन ने ऊष्मागतिक का आधार पर एक समीकरण दिया। उस समीकरण के आधार पर उन्होंने T ताप, किसी ताप T, परम ताप या भी जो भी ताप था, T ताप पर लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य एक समीकरण के मध्य उत्सर्जित होने वाली विकिरणों, जो विकिरण इस तरंगदैर्घ्य के बीच में विकिरण उत्सर्जित होंगी, उनकी एनर्जी के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया। उनकी एनर्जी के लिए क्या किया? और वो इक्वेशन क्या थी? पहले रिपीट कर देते एक बार। वीन ने क्या किया? वीन ने ऊष्मागतिक आधार पर, ऊष्मागतिकी के आधार पर लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इन तरंगदैर्घ्य लैम्डा प्लस डी लैम्डा मतलब पहले लैम्डा की वैल्यू और उसके बाद लैम्डा में कुछ वृद्धि या कमी, उन दोनों के बीच एक ताप, फिक्स ताप T पर उत्सर्जित होने वाली विकिरणों के लिए एक समीकरण दिया। समीकरण क्या था? E लैम्डा डॉट डी लैम्डा बराबर A अपॉन लैम्डा 5 F लैम्डा T डी लैम्डा। उन्होंने इक्वेशन दी। इक्वेशन किसके लिए थी? दोबारा मैं बोलती हूँ। क्या किया था उन्होंने? एक लैम्डा और डी लैम्डा के मध्य, मतलब ये दोनों लैम्डा पहली वैल्यू और उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन करने पर उन दोनों में लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य जो ताप था
उस ताप पर उत्सर्जित होने वाली विकिरण, उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण है उनकी एनर्जी के लिए इक्वेशन दिया। इक्वेशन क्या था? ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर ए अपॉन लैम्डा 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा। यहाँ पर ई लैम्डा क्या है? वही तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन करते हुए किसी ताप T पर उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की ऊर्जा, ये ई लैम्डा हो गया। अगर यहाँ पर ए की बात करें, ए क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है। इसके अलावा लैम्डा तरंग दैर्ध्य, अगर एफ लैम्डा टी की बात करें तो एफ लैम्डा टी, लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, ताप टी, इन दोनों का एक फलन है। यहाँ पर वीन का नियम का एक जो एनर्जी ई लैम्डा की वैल्यू था उसके लिए समीकरण दिया गया। यहाँ पर ये वीन का विस्थापन नियम कंप्लीट होता है। वीन के विस्थापन नियम के अनुसार किसी उच्चतम, वीन के विस्थापन नियम के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि उच्चतम ऊर्जा वाली तरंग दैर्ध्य, मतलब ऐसी तरंग दैर्ध्य जो उच्चतम ऊर्जा पर प्राप्त हुई है, उच्चतम ऊर्जा पर प्राप्त हुई है, लैम्डा इसके व्युत्क्रमणानुपाती होता है, परम ताप के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो वीन के स्थान आता है, जिसे वीन का विस्थापन स्थान कहते हैं। इसके बाद वीन ने ऊष्मागतिकी के आधार पर एक समीकरण प्रस्तुत किया जो ई लैम्डा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। ई लैम्डा क्या है? लैम्डा और डी लैम्डा, लैम्डा और डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परिवर्तन के बीच में कोई ताप T ले लिया, उस ताप पर उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की ऊर्जा ई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेले। यहाँ पर वीन का विस्थापन नियम कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट है रेले तथा जीन्स का नियम। रेले व जीन्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या था देखते हैं। रेले व जीन्स का नियम, जीनस या जीन्स का नियम। अब ये क्या था? रेले व जीन्स नामक दो वैज्ञानिक थे। रेले व जीन्स नामक दो वैज्ञानिकों ने सन 1900 में रूढ़ यांत्रिकी, रूढ़ मतलब बहुत पुरानी, चिर समय रूढ़ यांत्रिकी की स्वतंत्रता की कोटि में या फिर स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित, रूढ़ यांत्रिकी के स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित एक नियम था रूढ़ यांत्रिकी में, ऊर्जा के समविभाजन का नियम। कौन सा नियम था? ऊर्जा के समविभाजन का नियम। ऊर्जा के समविभाजन के नियम का प्रयोग करके एक समीकरण दिया जिसे रेले व जीन्स का समीकरण कहा जाता है। ऊर्जा के समविभाजन नियम का प्रयोग करके एक समीकरण दिया। वो समीकरण क्या था? वही ई लैम्डा की वैल्यू को आइडेंटिफाई, जो वीन के विस्थापन के नियम के आधार पर किया गया था, वही ई लैम्डा की वैल्यू। ई लैम्डा मतलब किसी तरंग दैर्ध्य के परिवर्तन करने के दौरान किसी ताप T पर उत्सर्जित होने वाली विकिरण की ऊर्जा, ई लैम्डा। ठीक है, क्या था? समीकरण देखते हैं किस बेसिस पर दिया था, मैंने बता दिया। समीकरण था ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई के टी लैम्डा की पावर -4 टी लैम्डा, ये इन्होंने समीकरण दिया था। अगर अब हम क्या कर सकते हैं? ई लैम्डा दोनों तरफ डी लैम्डा है तो हम क्या रख सकते हैं? ई लैम्डा से ई लैम्डा गया, 8 पाई के टी लैम्डा की पावर -4, और क्या लिखा जा सकता है इसे? ई लैम्डा बराबर 8 पाई के टी अपॉन, ये नीचे पहुंच गया, लैम्डा की पावर -4
4 माइनस है, नीचे लैम्डा की पावर किसके क्या है, एनर्जी अधिकतम उत्सर्जित होने वाली विकिरण के लिए फॉर्मूला ई लैम्डा बराबर 8πkT/λ4। यही रेले जीन्स का समीकरण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का विकिरण संबंधी सिद्धांत। स्टार्ट करते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत देने से पहले यहाँ पर एक बात, एक टर्म भी के है यहाँ पर बोल्ट्जमान स्थिरांक, के बोल्ट्जमान स्थिरांक। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, ये स्थिरांक ताप नियत कर दिया जाए, अगर इनको कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या कह सकते हैं, ई लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ4, चौथी तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की ऊर्जा। अब स्टार्ट करते हैं प्लांक का क्वांटम। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले हम कृष्णिका की बात कर चुके हैं। पहले कृष्णिका क्या होती है, जितनी अच्छी अवशोषक होती है उतनी अच्छी उत्सर्जक भी होती है। तो उसी को लेते हुए हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में बताया जाता है, हम बताते हैं कि कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विकिरण निरंतर ना होकर, कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विकिरण निरंतर ना होकर विविध रूप में होती है, या फिर बंडलों के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में होती है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। क्या कहा है, किसी कृष्णिका से विकिरणों का, इससे विकिरणों का उत्सर्जन होना है, विकिरणों का उत्सर्जन, किसी कृष्णिका से विकिरणों का उत्सर्जन निरंतर ना होकर पैकेट्स के रूप में, विविध रूप में होता है, पैकेट के रूप में, पैकेट या बंडल के रूप में होता है। इन ऊर्जा के पैकेट या बंडलों को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकिरणों का उत्सर्जन सतत ना होकर असतत रूप से होता है, सतत ना होकर असतत रूप से होता है। इसके अलावा जो फोटोन उत्सर्जित होता है उनकी ऊर्जा के इस मान को क्वांटा कहा जाता है। ऊर्जा, इसमें जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के मान को क्वांटा कहा जाता है। और प्लांक सिद्धांत के अनुसार इन फोटोनों की एक निश्चित आवृत्ति होती है और इसके आधार पर फॉर्मूला निकलता है जो ऊर्जा के समानुपाती होती है। जो एनर्जी की क्या होती है, प्लांक सिद्धांत के अनुसार हर फोटोन की एक निश्चित आवृत्ति होती है जो उसकी ऊर्जा के समानुपाती होता है। तो ई समानुपाती न्यू, तो हम क्या कह सकते हैं, ई बराबर एच न्यू, इसको बराबर का चिन्ह, इक्वल इसका चिन्ह, तो एच न्यू। यहाँ पर एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 × 10⁻³ J H। यहाँ जैसे जैसे आवृत्ति की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। यही प्लांक कांस्टेंट, सॉरी प्लांक सिद्धांत का समीकरण होता है, E बराबर एच न्यू, या एच क्या है, प्लांक स्थिरांक। इसके अलावा आगे प्लांक के सिद्धांत में बताया कि जो कृष्णिका, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार बताया कि जो कृष्णिका होती है, कृष्णिका कई दोलनों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, दोलनों से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ अचानक बीच में दोलन कहाँ से आ गई बात, तो दोलन मतलब आप ऐसे कंसीडर करेंगे कि दोलन मतलब विकिरण का अवशोषण उत्सर्जन, अवशोषण उत्सर्जन, ऐसे आता है, ठीक है। कई दोलनों से मिलकर बनी होती है और अगर दोलन के अंतर्गत किसी विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है,
किसी दोलन में विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है तो वह उत्सर्जन आप उसकी कुछ फिक्स आवृत्ति होगी। क्या उत्सर्जन के दौरान जो विकिरण उत्सर्जित होंगी उनकी आवृत्ति होती है, उनकी क्या होती है, फिक्स फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो विकिरण उत्सर्जित होंगी इस दौरान जो कृष्णिकाएं विकिरण का अवशोषण भी करेंगी, उत्सर्जन भी करेंगी, तो अवशोषित करते समय भी उनकी फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, उत्सर्जित करते समय भी उसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब कृष्णिका, मैंने बोला कृष्णिका दोलनों से मिलकर बनी होती है और इन दोलनों में निश्चित आवृत्ति की विकिरण अवशोषित होती है और निश्चित आवृत्ति की विकिरण उत्सर्जित होती है। इसके अलावा कृष्णिका के जो दोलन होते हैं उसमें उत्सर्जित होने वाली विकिरण, जब विकिरण उत्सर्जित होती है तो उसकी जो क्वांटम ऊर्जा होती है या तो h न्यू के रूप में होती है, क्वांटम ऊर्जा मतलब E, या तो h न्यू के रूप में होती है या फिर h अपॉन न्यू के पूर्ण गुणज। मतलब अभी तो हमने एक एनर्जी की बात करी, अगर En की बात करें तो हो जाएगी Ne और n मतलब या Ne मतलब h न्यू, तो En बराबर क्या हो जाएगा, या तो h न्यू के रूप में होगी या फिर h न्यू के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। क्या क्वांटम के रूप में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा, जो फोटोन के रूप में उत्सर्जित हो रही है एनर्जी, वो किस रूप में होगी, या तो h न्यू के रूप में होगी या फिर nh न्यू अर्थात h न्यू के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। और जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है इस कृष्णिका के द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की ऊर्जा को स्पष्ट करने में सफल हुआ और अंत में एक समीकरण दिया गया। वो समीकरण क्या था वो देखते हैं। और प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या समीकरण आया, ई लैम्डा बराबर 8 पाई एफसी अपॉन लैम्डा 5 1 अपॉन, फिर इसमें 1 माइनस एफसी अपॉन ई की पावर माइनस एफसी अपॉन केटी लैम्डा माइनस। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार समीकरण क्या है, ई लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5 ब्रैकेट में 1 अपॉन ई की पावर माइनस एच सी अपॉन के टी लैम्डा माइनस 1। ये आ गया प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार समीकरण। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो ऊर्जा ई लैम्डा की वैल्यू का मान 0 हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर ऊर्जा घनत्व कम हो जाता है। और अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो ऊर्जा वितरण या ऊर्जा की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत कंप्लीट होता है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ऊर्जा वितरण को समझाने में सफल सिद्ध हुआ। क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसकी पहली सफलता यहीं से शुरू होती है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार। इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसे आप 12th क्लास में आप पढ़ चुके हो। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब हम किसी प्लेट पर किसी निश्चित आवृत्ति की विकिरण को आपतित करवाते हैं तो उस विकिरण से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, दहली ऊर्जा, दहली आवृत्ति, ये सब अभी आप पहले पढ़ चुके हो 12th क्लास में। इसे हम दोबारा से रिपीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसे क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब किसी धातु की प्लेट पर
एक निश्चित आवृत्ति की विकिरण को आपतित कराया जाता है। जब किसी धातु की प्लेट पर निश्चित विकिरण की निश्चित आवृत्ति की विकिरण को आपतित करवाया जाता है तो उस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जैसे अगर हम इस पर निश्चित आवृत्ति की विकिरण डाली तो इस धातु की प्लेट से क्या उत्सर्जित होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। इन उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और किसी निश्चित आवृत्ति की विकिरण के आपतित होने पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने किसी धात्विक प्लेट पर जब हम निश्चित आवृत्ति की विकिरण को आपतित करवाते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस फोटो इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब इसके बाद कुछ स्टेटमेंट है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को और क्लियर करती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये बताया जाता है कि आवृत्ति उत्सर्जित होने वाली विकिरण की आवृत्ति कितनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा। तो सबसे पहले उत्सर्जित, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें यह बताया जाता है कि उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मतलब कितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है, उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपतित होने वाली विकिरण की आवृत्ति के साथ साथ जिस धातु की हमने प्लेट ली है धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, कितनी मात्रा में निकलेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, आपतित होने वाली विकिरण की आवृत्ति के साथ साथ उस धातु की प्लेट पर कि कौन सी धातु की प्लेट ली गई है। फॉर एग्जाम्पल हमने ली है, एक बार पोटेशियम प्लेट ली है धातु की और एक बार जिंक प्लेट ली है। अगर हम पोटेशियम प्लेट की बात करें तो इसके लिए हमें दृश्य क्षेत्रीय विकिरण चाहिए और यहाँ दृश्य से काम नहीं चलेगा, यहाँ यूवी क्षेत्रीय विकिरण चाहिए। और हम इनकी बात करें तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होती है, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम होती है। यहाँ न्यू की वैल्यू कम होती है और यहाँ न्यू की वैल्यू ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप जानते हो न्यू, ई और लैम्डा में क्या संबंध होता है। तो पोटेशियम, अगर हम दृश्य क्षेत्रीय विकिरणों को जिंक की प्लेट पर डालें तो विकिरण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। इसी तरह अगर हम यूवी क्षेत्रीय विकिरणों को पोटेशियम की प्लेट पर डालें तो विकिरण उत्सर्जित अर्थात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु की प्लेट से नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि धातु की प्रकृति के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्या है कि जैसे ही हमने इस प्लेट पर विकिरण डाली तो इससे इलेक्ट्रॉन का तुरंत उत्सर्जन होने लगेगा। अगर वह किसी निश्चित आवृत्ति या निश्चित तीव्रता की विकिरण को इस प्लेट पर डाला तो तुरंत ही विकिरणों का उत्सर्जन होने लगेगा। इसका मतलब है कि ये जो उत्सर्जन होता है फोटो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है किसी प्लेट से, धातु की सतह से, वो कैसा होता है, तात्क्षणिक होता है। कैसा होता है, तात्क्षणिक होता है। सेकंड स्टेटमेंट इज कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है वो कैसा होता है, तात्क्षणिक। नेक्स्ट, जो उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा नेक्स्ट, उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के विक्रमानुपाती तथा आपतित होने वाली विकिरणों की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये तो सेम वैसा ही लॉजिक है जैसे हम ई और लैम्डा के मध्य संबंध देखते हैं, समानुपाती होती है। ये कुछ स्टेटमेंट है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा बताया क्या है। फर्स्ट ये है कि उत्सर्जित होने वाले फोटोन किस पर डिपेंड, की संख्या किस पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट ये है कि धातु की सतह कैसी है, किस प्रकार की धातु ली गई है। इसके अलावा
कितनी आवृत्ति की विकिरण उस पर डाली गई। नेक्स्ट, जैसे ही विकिरण डाली, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, उत्सर्जन फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तुरंत हुआ, मतलब ये प्रक्रिया कैसी है, ताक्षणिक है। नेक्स्ट, जो उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होते हैं। इसके अलावा उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती तथा उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इसके कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के, जिनमें प्रकाश विद्युत प्रभाव को डिटेल में बताया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उत्सर्जित होते समय कितनी आवृत्ति की विकिरण चाहिए, और इसके अलावा अगर हमने इतनी आवृत्ति दी है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए लेकिन उसे इतनी आवृत्ति की विकिरण नहीं मिली कि आगे वो गतिमान हो पाए, तो ऐसी आवृत्ति क्या कहलाती है, बेली आवृत्ति। बेली आवृत्ति मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही कर पाता है, निकाल ही पाता है। इसे हम जो भी स्पष्टीकरण है आगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू। ठीक है।